2008 में 14 साल की आरुषि तलवार और उनके घरेलू नौकर हेमराज बांझड़े की हत्या ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। ये केस रहस्य और साजिशों से घिरा हुआ था, जिसने देश का ध्यान खींचा और मीडिया के उन्माद, जांच में खामियों और गहरे सामाजिक पूर्वाग्रहों को उजागर किया। नोएडा के एक मध्यम वर्गीय घर में सुरक्षा, विश्वास और सच्चाई की प्रकृति पर सवाल उठाने वाला यह जघन्य अपराध हुआ। तलवार हेमराज केस, जैसा कि इसे जाना जाता है, केवल एक हत्या की जांच नहीं थी, यह एक मीडिया तमाशा बन गया। इसने कानून प्रवर्तन, मीडिया और जनता की धारणा के अक्सर धुंधले रिश्ते को उजागर किया। आज तक यह केस अनसुलझा है, जो आधुनिक भारत में अपराध और सजा की जटिलताओं की याद दिलाता है। हत्याओं की भयावहता, पीड़ितों में से एक की कम उम्र और मीडिया की निरंतर जांच ने एक ऐसा तूफान खड़ा कर दिया जिसने देश को अपनी चपेट में ले लिया। न्याय की तलाश, सम्मान, विश्वासघात और न्याय के गर्भपात की कहानियों में उलझ गई। यह मामला आज भी लोगों को मोहित और परेशान करता है। इसके अनसुलझे धागे जीवन की नाजुकता और पूर्ण सत्य की मायावी प्रकृति की गंभीर याद दिलाते हैं। आरुषि तलवार अपनी किशोरावस्था की दहलीज पर दिल्ली पब्लिक स्कूल नोएडा में पढ़ती थी। ज्यादातर किशोरों की तरह उसका जीवन भी स्कूल के काम, दोस्ती और भविष्य के सपनों से भरा था। वह राजेश और नुपुर तलवार की इकलौती संतान थी, जो दोनों दंत चिकित्सक थे और दिल्ली के एक व्यस्त उपनगर नोएडा के एक मध्यम वर्गीय अपार्टमेंट परिसर में रहते थे। हेमराज बांझड़े एक अधेड़ उम्र का नेपाली व्यक्ति, तलवार परिवार के घर में रहने वाला घरेलू नौकर था। वह नेपाल के एक साधारण परिवार से था, जिसने भारत में बेहतर जीवन की तलाश में अपने परिवार को पीछे छोड़ दिया था। हेमराज एक शांत और मेहनती व्यक्ति था, जो घर के कामों और कामों की जिम्मेदारी संभालता था। आरुषि और हेमराज का जीवन हालांकि काफी अलग था, परिस्थितियों से जुड़ा हुआ था। वे तलवार निवास की दीवारों के भीतर साथ रहते थे। उनकी दिनचर्या अपार्टमेंट के साझा स्थानों में एक दूसरे से मिलती थी। एक आरामदायक शहरी वातावरण में पली बढ़ी आरुषि विशेषाधिकार और अवसरों वाले जीवन का प्रतिनिधित्व करती थी। एक प्रवासी मजदूर हेमराज तेजी से बदलते भारत में पैर जमाने की कोशिश कर रहे लाखों लोगों के संघर्षों और आकांक्षाओं का प्रतीक था। उनके रास्ते रोजाना मिलते थे। एक हलचल भरे भारतीय शहर में उनके रिश्ते जिंदगी का एक आम पहलू थे। उन्हें क्या पता था कि उनकी किस्मत एक भयानक अपराध से हमेशा के लिए जुड़ जाएगी। 16 मई 2008 की सुबह तलवार परिवार में किसी भी अन्य दिन की तरह शुरू हुई। हालांकि यह सामान्यता उस समय चकनाचूर हो गई जब आरुषि तलवार का बेजान शरीर उसके बेडरूम में मिला। उसकी मौत की खबर ने अपार्टमेंट परिसर और उसके बाहर सदमे की लहर दौड़ा दी। आरुषि की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, उसका गला रेत दिया गया था। यह दृश्य भयावह था। अपराध की क्रूरता ने अनुभवी जांचकर्ताओं की भी रूह कंपा दी। जैसे ही यह खबर जंगल की आग की तरह फैली, दहशत और भ्रम फैल गया। शुरुआत में हेमराज पर शक गया, वह कहीं नहीं मिला और गायब घरेलू नौकर कई लोगों की नजर में तुरंत संदिग्ध बन गया। इस भयानक अपराध के अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस पर भारी दबाव था और हेमराज की तलाश तेज हो गई। हालांकि अगले दिन मामला एक चौंकाने वाला मोड़ ले गया जब हेमराज का शव तलवार निवास की छत पर मिला। उसकी भी हत्या कर दी गई थी। उसका गला आरुषि की तरह ही काटा गया था। उसके शरीर की खोज ने रहस्य को और गहरा कर दिया, एक हत्या की जांच को एक हैरान करने वाली दोहरी हत्या में बदल दिया। नोएडा पुलिस, जिसे दोहरी हत्या को सुलझाने का काम सौंपा गया था, को जटिलताओं से भरे एक अपराध स्थल का सामना करना पड़ा। शुरुआत से ही जांच कई गलतियों और चूकों से भरी हुई थी, जो आने वाले वर्षों तक मामले को परेशान करती रहीं। अपराध स्थल से बहुत छेड़छाड़ हुई, महत्वपूर्ण सबूतों को गलत तरीके से संभाला गया और घटनास्थल को अव्यवस्थित तरीके से संभालने के कारण जांच की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए गए। अपार्टमेंट को तुरंत सील करने के बजाय अनधिकृत कर्मियों के लिए खुला छोड़ दिया गया, जिसमें स्कूप के लिए उत्सुक मीडिया कर्मी भी शामिल थे। शुरुआत में जांच हेमराज को मुख्य संदिग्ध मानकर की गई। यह धारणा उसकी अनुपस्थिति और इस तथ्य पर आधारित थी कि आरुषि के कमरे में जबरन प्रवेश नहीं किया गया था, एक गंभीर गलती साबित हुई। छत पर हेमराज के शरीर की खोज में देरी ने जांच में और बाधा डाली, जिससे कीमती समय बर्बाद हुआ। तलवार परिवार का विश्वास और सहयोग हासिल करने में संवेदनशीलता की कमी और विफलता के लिए भी जांच की आलोचना की गई। पीड़ित माता पिता के साथ पीड़ितों जैसा व्यवहार करने के बजाय अक्सर उन पर शक किया जाता था और कठोर पूछताछ की जाती थी।
आरुषि हेमराज दोहरे हत्याकांड की शुरुआती जांच इस बात का एक सटीक उदाहरण है कि कैसे जांच के शुरुआती चरणों में महत्वपूर्ण गलतियां न्याय की खोज को अपरिवर्तनीय रूप से नुकसान पहुंचा सकती है। अपराध स्थल को गलत तरीके से संभालना, हेमराज पर शक करने में संकीर्ण दृष्टिकोण और दुखी परिवार के प्रति असंवेदनशील व्यवहार ने मामले पर एक लंबी छाया डाली, जिससे उत्तरों से ज्यादा सवाल पैदा हुए। भाग 5, मीडिया ट्रायल, अटकलें और सनसनीखेज। आरुषि हेमराज दोहरे हत्याकांड का मामला मीडिया का सनसनी बन गया, जिसने देश को मोहित कर लिया और हफ्तों, महीनों और यहां तक कि आने वाले वर्षों तक सुर्खियों में छाया रहा। जानकारी की अतृप्त भूख, अपराध की भयावह प्रकृति और स्पष्ट उत्तरों की कमी से प्रेरित होकर एक मीडिया उन्माद पैदा हुआ, जिसने अंततः जांच में बाधा डाली और मामले के बारे में जनता की धारणा को गहराई से प्रभावित किया। मीडिया अपडेट और एक्सक्लूसिव की अपनी निरंतर खोज में अक्सर सनसनीखेज और अटकलों का सहारा लेता था। अक्सर कमजोर सबूतों या पूरी तरह से अनुमान पर आधारित सिद्धांतों को तथ्यों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था, जो जनता की राय को प्रभावित करते थे और संभावित रूप से स्वयं जांच की दिशा को प्रभावित करते थे। तलवार परिवार के निजी जीवन, जिसमें उनके रिश्ते, व्यक्तिगत संघर्ष और यहां तक कि उनके चरित्र भी शामिल हैं, सार्वजनिक रूप से विच्छेदित किए गए। स्पष्ट उत्तरों की कमी और कहानियों से शून्य को भरने की मीडिया की उत्सुकता के कारण अक्सर कामुक और निराधार इन्यूएंडो और अफवाहें जंगल की आग की तरह फैल गई। मामले को लेकर मीडिया का उन्माद चरम पर पहुंच गया। समाचार चैनलों ने स्वयंभू विशेषज्ञों की विशेषता वाली बहसें आयोजित की, जिनमें अक्सर जांच में कोई वास्तविक अंतर्दृष्टि का अभाव था। जिम्मेदार रिपोर्टिंग और सनसनीखेज के बीच की रेखा धुंधली हो गई, जिससे संदेह और पूर्वाग्रह का माहौल बन गया, जिसने जन चेतना में व्याप्त हो गया। आरुषि हेमराज मामला इस बात की एक सटीक याद दिलाता है कि मीडिया में न्याय के पाठ्यक्रम को बेहतर या बदतर के लिए प्रभावित करने की क्षमता है। निरंतर जांच, जनता की राय द्वारा मुकदमा और अक्सर गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग का मामले पर गहरा प्रभाव पड़ा। खासकर हाई प्रोफाइल आपराधिक जांच में नैतिक और जिम्मेदार पत्रकारिता की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इस मामले में न्याय का रास्ता सीधा बिल्कुल नहीं था। सबूत के हर नए टुकड़े के साथ सच्चाई और दूर होती दिख रही थी। जांचकर्ताओं को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा और कानूनी प्रक्रिया अप्रत्याशित मोड़ से भरी हुई थी। फिर भी सच्चाई को उजागर करने की अटूट प्रतिबद्धता से प्रेरित होकर न्याय की खोज जारी रही। जब आखिरकार फैसला सुनाया गया तो कोर्ट रूम ड्रामा अपने चरम पर पहुंच गया। आरोपी को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ा, लेकिन नतीजा निश्चित नहीं था। जूरी के फैसले के कारण एक ऐसी सजा हुई जिसके बारे में कई लोगों का मानना था कि इससे मामला खत्म हो जाएगा। हालांकि कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अपीलें और कानूनी लड़ाइयां चली, जिसके कारण अंततः रिहाई हुई, जिससे कई सवाल अनुत्तरित रह गए। कानूनी समाधान के बावजूद मामला एक पहेली बना रहा। मुख्य प्रश्न बने रहे, जिससे पूरी जांच पर एक साया पड़ गया। वास्तव में क्या हुआ था? वास्तव में कौन जिम्मेदार था? निश्चित उत्तरों की कमी ने समुदाय को बेचैनी की स्थिति में छोड़ दिया और रहस्य शामिल लोगों को परेशान करता रहा। जैसे जैसे समय बीतता गया, मामला सुर्खियों से दूर होता गया, लेकिन रहस्य वास्तव में कभी सुलझा नहीं। पीड़ितों और उनके परिवारों के लिए न्याय टलता हुआ महसूस हुआ और मामला खत्म नहीं हुआ। मामलों के अनुत्तरित प्रश्न और अनसुलझे पहलू कानूनी प्रणाली की जटिलताओं और सच्चाई की स्थायी खोज की याद दिलाते हैं।